इश्क पढ़े ना दर्द कहानी। हाँ, हमें सुबह ही पता चला जब दुकान खुली कि किसी ने मोहल्ले में से हमें बताया। अकरम भाई कैसे हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं आप? सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं बेटा, दुआ करो अल्लाह खैर करे। जरा तुम इधर तो आओ। देखो मियाँ, अभी ये मौका तो नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन जो भी मामला है ना अभी अपनों के दरमियान है, बात अभी बाहर नहीं निकली है। लिहाजा ये बताओ कि तुम कब से जानते हो इस अकरम को? तो सर को बहुत पहले से जानता हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? अच्छी तरह याद करके बताओ कि ये अकरम से तुम्हारी मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई थी? कहाँ मिले तुम इसको? यहीं हुई थी, इधर स्टेशन पर। परेशानी की बात क्या है? सब खैर तो है? पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, समझे? अब निकालेंगे वो बाल की खाल, और जल्द या बदेर ये सब पता चल जाएगा कि ये अकरम ना तो इसका ताल्लुक मुल्तान से, ना ही वो किसी सूफी नजीर का बेटा है, और वो जो लेकर आया था ना भाई भावज बना के शादी के अंदर, कोई ताल्लुक नहीं है उनका उससे। लिहाजा बेहतर यही है कि पुलिस जो भी कुछ पूछे ना सच बताना, वरना नुकसान उठाएगा तू। कसम ले लो चाचा, मुझे तो उस्ताद ने खुद बताया था कि मुल्तान से कारोबार करने आए हैं, और मुझे क्या पता उनके पिछले खानदान का। मैं तो छोटा सा नौकर हूँ। देख मियाँ, मेरा फर्ज था तुझे मैंने हालात से आगाह कर दिया। बस अब तो अपने उस्ताद की ज़िंदगी की दुआ कर, और ये समझ ले कि अगर वो हमारे मौलवी साहब का दामाद ना होता ना, तो हम में से कोई उसके लिए यहाँ आके खड़ा नहीं होता। लड़का हो तो जमकर हैंडसम हो, मालदार हो, कोई बड़ा अफसर हो, या फिर बिजनेसमैन हो। मेरी वही यही चॉइस है। ये ले भाई, सुन ले। सुनो, अपनी ख्वाबों की दुनिया से अब बाहर निकल आओ। ऐसा शहजादा अब इन गलियों में तो आने से रहा। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना उसे ढूंढने उनके महलों में। कहते हैं हरकत में बरकत है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। सॉरी, क्या हुआ? हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब, दूसरे मरीज का क्या बना? अभी कुछ कह नहीं सकते, देखिए वो जिंदगी की वापसी के लिए फाइट कर रहा है। बस आप लोग दुआ करें। तलाशी लो सारे घर की। लेकिन ध्यान रहे किसी भी चीज पर से उनकी उंगलियों के निशान ना मिटने पाए।
सर सर ये खत मिला है किताबों के रैक के ऊपर पड़ा हुआ। जहर भी मिल गया है। इसका मतलब है मामला क्लियर है। ये किसी हादसे या इत्तेफाकी दुश्मनी का केस नहीं है। यू राइट सर। क्यों करोगे? जितनी जरूरी चीजें प्लास्टिक की सीलबंद थैलियों में समेट लो और इस घर को दोबारा सील कर दो। वेलकम सर। मौलवियान, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी को मिट्टी के हवाले कर दो। या अल्लाह, ये क्या क़यामत हो गई। अब इजाजत दो परी बेटा, तुम्हारी सहेली को दफनाने ले जा रहे। हाँ भाई, क्या खबर है उसकी? सर जी लड़की को तो दफना दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर वो शाम तक मिल जाएगी। यूं करके अस्पताल से कॉपी तो उठवा ले पोस्टमार्टम की। जी सर। बाकी ये बताओ, उस लड़की का क्या हुआ? उसके हालात में कुछ बेहतरी आई या नहीं? सर लड़का तो बच गया है मगर रिकवरी में कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल वो बेहोश है। ठीक कह रहा है। एक काम कर, वहाँ एक तो मुस्तकिल पहरा लगा दो। ये शरीफ लोग थे यार, न जाने इस फ्राइडे के चक्कर में कैसे पड़ गए। सर पूरी बात का पता तो तफसीली बयानात के बाद ही चलेगा। बहुत सारी बातें तो इस लड़की के खत ने भी खोल दी हैं। अच्छा तू जा। जी सर। शबीर, 2-4 इसकी कॉपियां करवा के ला। परी बिटिया, ऐसी भी क्या जल्दी है? मौलवी साहब से इजाजत तो ले लें, फिर चलते हैं। मौलवी चाचा से दोपहर में ही मुलाकात हो गई थी। मेरे पास नाहिद का कुछ पैसे और जेवर पड़े हैं, वो मैं चची को लौटाना चाहती। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो, वरना अपनी सहेली के घर से जाने की इतनी जल्दी तो नहीं होती थी तुम्हें। इस घर के एक एक कोने में तुम दोनों की यादें बिखरी पड़ी। नाहिद की यादें मेरे दिल में हैं और सारी उम्र रहेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे रह के किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मैं नहीं चाहती किसी को भी मेरी वजह से दुख हो, नाहिद को याद करके। बस मैंने सामान समेट लिया तो मैं घर जा रही हूँ, तुम चलो। अच्छा ठहरो तुम, मैं जरा मौलवियानी जी को तो बता दूं, बुर्का तो ले लूं अपना, आ रही हूँ। फकत आप सबकी मुजरिम नाहिद। अरे हिम्मत करें मौलवी साहब, आप हिम्मत नहीं करेंगे तो दूसरों को कौन संभालेगा? हैं? आप संभाले अपने आप को, ऐसा ना करें। मौलवी साहब मार डाला, एहसास जुर्म ने मेरी बच्ची को मार डाला। काश वो ये सब कुछ आके मुझे बता देती, अपने आप को हराम मौत के हवाले न गिरती। वो लड़की बहुत ज़हनी दबाव का शिकार थी, फिर उसका शौहर उसे उसका जुर्म याद दिला दिलाकर ब्लैकमेल करता रहा और आखिरकार अंजाम ये हुआ।
घर कैसे साए साए कर रहा है, जैसे नाहिद अपने शौहर के साथ उसके घर में नहीं बल्कि यही रहती हो हमारे साथ। यही तो रहती थी वो, ना हो फिर भी। सच कहती हो, ऐसा लगता है जैसे एकदम दरवाजा खुलेगा और वो चप्पलें घसीटती सटर पटर शोर करती अंदर आएगी और आते ही भूख कर रोना रोने लगेगी। बुआ जल्दी से कुछ खाने को दो, है मेरी तो जान निकली जा रही है भूख से। और फिर जब मैं लेकर आऊंगी उसके लिए कुछ खाने को तो 10 ऐब निकालेगी। अरे बुआ तुम्हारे हाथ में तो अब वो मजा ही नहीं रहा। सच में भूख के मारे तो उसकी जान निकल जाती थी, बर्दाश्त नहीं होती थी उससे। और अब जान निकल ही गई उसकी। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं। ये खत नाहिद ने खुद लिखा है, यकीन ना है तो खुद पढ़ लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, इंसान खता का पुतला है। हमारी बेटी से भी खता हो गई और उसकी सजा भी उससे तजवीज़ कर ली। तुम तो मां थी, मुझसे तो वो झिझक रही होगी, लेकिन तुम तो उसके दिल का हाल जानने की कोशिश कर सकती थी। इतना कुछ हो गया, परी की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका सब कुछ लुट गया, नाहिद की जान चली गई और हमें खबर तक न हुई। मान लो मौलवी जी कि हम अच्छे माँ बाप साबित नहीं हो सके। लड़की का किसी मजहबी घराने में पैदा होना वो बड़ी बात नहीं है। कमजोर लम्हों में उसका साबित कदम रहना ही असल तरबियत होती है। हमारी बेटी का एक जज्बाती लम्हे में उठाया हुआ कदम कई जिंदगियों को बर्बाद कर गया। इस नुकसान का अदाला हम कभी नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं कर सकेंगे। हुआ क्या उठो, क्या हुआ बिटिया? मुझे लगता है बाहर कोई है, तुम देखो ना, मुझे डर लग रहा है। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ। या अल्लाह, आए, 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 आए। नहीं नहीं, कोई भी नहीं है बिटिया, यहाँ तो कोई नहीं है। कसम से मैंने 2 दफा खटके की आवाज सुनी,
अरे तुम्हारा वहम होगा या कोई छत पे बिल्ली टापी होगी। अच्छा चलो लेटो, सो तुम, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। चलो लेटो, आराम करो। भाई मुझे तो अब नींद भी नहीं आने की। चलो बेटा, अच्छा वहम दिल में डाल दिया तुमने। लेटो, चलो शाबाश, सो जाओ। या आए रे, चलो लेटो लेटो, चल मेरा बच्चा। अरे आ रही हूँ, सब्र करो, आ रही हूँ। या अल्लाह। अरे मुन्ना, बुआ कुछ काम है तो बोलो, बाजार से कुछ ला दूं? जीता रहे बेटा, जब तक ये मुई जिंदगी है काम तो चलते रहेंगे, पर तेरी मेहरबानी कि तू आके पूछ तो लेता है। अरे कैसे ना आऊं बुआ, नाहिद बाजी ने सख्ती से ताकीद की थी मुझे कि कुछ भी हो जाए मुझे घर का ख्याल रखना है। बुआ इसे अंदर बुला ले, मुझे कुछ काम है। अच्छा बिटिया, अब तुम अंदर आ जाओ, परी बिटिया बुला रही। ये पर्स देहान से जाके मौलवियानी खाला के हवाले कर दीजिए, कहना कि परी ने दिया। देहान से लेके जाना, इसमें नाहिद के कुछ पैसे और जेवर। जी बेहतर। ये जेवर तो नाहिद ने तुझे दिया था, अरे लौटा क्यों रही है? इस पे उसके माँ बाप का ज्यादा हक है, तुम ले जाओ ये। जी। अरे मुन्ना बेटा, तू रात को सोता कहाँ है? मैं दुकान में ही सोता हूँ। क्यों बुआ? मैं सोच रही थी कि अगर मैं तेरी चारपाई दरवाजे के बाहर डलवा दूं तो तू यहाँ सो जाया करेगा। हर्ष तो कोई नहीं बुआ, जैसा तुम कहो। तुम जाओ, जब जरूरत होगी तो बता देंगे। जी। क्या जरूरत थी उसको ये सब कहने की? अरे भूल गई कल रात को जो डरी थी? अरे कोई चोर उचक्का आ गया तो बीबी मैं तो उसका मुकाबला कर नहीं सकूंगी, इसीलिए कह रही हूँ सबको मालूम है कि बस यहाँ हम दोनों ही रहते हैं। अच्छा है कोई बंदोबस्त कर लें, कोई चारों तरफ का ध्यान रखना पड़ता है। शुक्र उस्ताद तुम्हें होश तो आया। मेरा तो दम निकले जा रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। भाभी चली गई उस्ताद। तुम्हारे होश आती मैंने तुम्हें पूरी खबर सुना दी। तुम आराम करो, मेरे साइड थी उसने बात करने से मना किया। परी कहाँ है? अब यही है परी बिटिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। मुझसे मिले बगैर चली आई, मुझे बताया तो होता। नाराज हो मुझसे? नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वहां मेरे पास क्यों नहीं रुकी? वो भी तो तुम्हारा घर है। नाहिद के जाने के बाद तो अब तुम मेरी वाहिद बेटी हो। नाहिद के चले जाने के बाद हर कोने में वही नजर आती। ज्यादा देर रुक नहीं पाई मैं वहां। हाँ, हम सबका भी यही हाल है। मगर मैं जानता हूं तुम्हारे वहां से आने की एक यही वजह नहीं है। मौलवियानी जी जरा जबान की तेज है, और नाहिद के जाने के बाद तो बिल्कुल ही सब्र का दामन हाथ से छोड़ बैठी है।
नहीं नहीं चाचा, मुझे मुझे चाची से कोई गिला नहीं है। ये बात भी मैं जानता हूँ कि तुम बहुत साबिर और शाकिर हो। किसी की तरफ से ज्यादती हो जाए तो मुड़कर जवाब देना भी तुमने नहीं सीखा। इसीलिए चंद लोग तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर लेते हैं कि कोई दुश्मन के साथ भी न करे। वैसे मौलवी जी तुमसे शर्मिंदा है, इसीलिए आज तुम्हारे सामने आने से कतरा रही थी। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मेरी माँ की जगह है, मुझे जब चाहे जो चाहे कह सकती है। ठीक कहा तुमने। मौलवी जी वाकई तुम्हारी माँ जैसी हैं, और नाहीद को तो तुमने सगी बहनों से ज्यादा चाहा है, लेकिन कभी कभी सगे भी सौतेले बन जाते हैं। इंसान बहुत नाशुक्र और जल्दबाज है, बहुत जल्द जज्बात की रौ में बह जाता है। कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। कैसी बातें करें चाचा, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, मैंने आपका दिल दुखाया, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरी सबसे ताबेदार और फरमाबरदार बच्ची हो। ज्यादती तो हमारे साथ हुई है, दुख तो हमें मिला है, और जिसने तुम्हें यह दुख दिया है, तुम्हें इस जहन्नुम में धकेला, उस बदनसीब ने ज़मीर जागने के बाद अपनी सजा खुद तजवीज कर ली। नाहीद बुरी लड़की नहीं थी, बस एक लम्हे के लिए बुरी बन गई थी, और उसी एक लम्हे ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये उस बदनसीब का आखिरी खत है जो उसने तुम्हारे नाम लिखा था। पुलिस को ये घर की तलाशी के दौरान मिला था। मैं नाहीद की वकालत बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम भी तो मेरे लिए नाहीद जैसी हो। बस मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि हो सके तो उसे माफ कर देना। शायद उसे वहां सुकून मिल जाए। मेरी प्यारी परियों जैसी परी, जिस वक्त मेरा ये खत तुम्हारे हाथों में खुलेगा, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। मेरे अंदर बसी नाआसूदा ख्वाहिशात और नामुकम्मल ख्वाबों ने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। मैं हमेशा तकदीर से लड़ती रही। जो कुछ मयस्सर था
मेरे लिए वो शायद काफी ना था। मैंने तुम जैसी सहेली जो 7 बहनों से बढ़कर थी, उसके साथ क्या किया? खुद उसी बहन को बदनामी और जिल्लत के खड़े में धकेल आए। हाँ परी, उस रोज तैमूर को मैंने ही झूठा खत लिखा था तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे घर भी बुलाया था, और उसके अंदर जाने के बाद बाहर से कुंडी ताला भी मैंने ही डाला था। यकीन नहीं आ रहा ना, तुम इतनी सादा और मासूम हो कि तुम्हें ये पढ़कर भी यकीन नहीं आएगा कि तुम्हारी पीठ में खंजर मैंने ही घोंपा था। एक कमजोर, जलन और हसद ज़दा लम्हे ने मुझे इंसानियत के मुकाम से नीचे गिरा दिया, क्योंकि मुझे कुदरत से गिला था कि तैमूर ने तुम्हारी जगह मुझे क्यों पसंद नहीं किया। और फिर जब तक मुझे यह एहसास होता कि मैं कितनी गिर गई हूँ, तब तक वो कयामत बीत चुकी थी। बदनामी और जिल्लत के दाग तुम्हारे कोरे दामन को स्याह कर चुके थे, और फिर उसी स्याही ने शमीर चाचा की जिंदगी भी छीन ली। मौत की सजा मेरे लिए बहुत छोटी और कम सजा है। काश मैं खुद अपने लिए 1000 बार की मौत से भी ज्यादा कोई सख्त सजा तजवीज कर सकती। फिर कुदरत ने खुद मेरे लिए अकरम की शक्ल में एक मौत से भी भयानक सजा चुन ली। अकरम एक फौजी, दोगला और धोखेबाज शख्स निकला, जिसने तुम्हारे धोखे में मुझसे निकाह तो कर लिया, और उसने ये भी जान लिया कि उस सब के पीछे मैं थी। ये पता चलते ही अकरम ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि मुझे तलाक की धमकी से नहीं डराया जा सकता, लिहाजा उसके पास तुरुप का सिर्फ एक ही पत्ता था, मेरी असलियत तुम्हारे सामने खोलने की धमकी। मुझे तुम्हारी नजरों में गिरना गवारा नहीं था, इसलिए मैंने खुद के लिए ये सजा चुन ली। मेरा जुर्म माफी के काबिल तो नहीं है, मगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मैं तुम्हारी दी हुई बद्दुआ को सच साबित करने जा रही हूँ। अगर कुदरत ने मेरे हिस्से में कोई भी खुशी लिखी थी, तो मेरी आखिरी दुआ यही है कि वो सब तुम्हारे हिस्से में आए, फकत तुम्हारी बदनसीब नहीं। ये क्या कर दिया तुमने? एक दफा मुझे बता देती कि तैमूर पसंद है, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से दुल्हन बना के रुखसत करती। ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था? क्या तुम नहीं जानती थी कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट पे ऐसे हजारों तैमूर कुर्बान है? नाहिद, हजारों तैमूर। ये क्या कर दिया तुमने? क्या किया है तुमने? बेटा, क्या किया है इसने? एक दफा बता दो मुझे। बस मेरी बच्ची, बस चुप हो जाओ। एक दफा इश्क पड़े ना दर्द कहानी